अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारे रिस्क, सेहत और ज़िंदगी में बरकत और रहमत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम में से जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। स्टोरी शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली स्टोरी को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्टोरी सुनते ज़रूर हैं, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक स्टोरीज़ पर होते हैं। और एक छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करें कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। ये स्टोरी हमें कराची से मिसेस सफ़र ने भेजी है और वो कहती हैं कि आपकी स्टोरीज़ को मैंने सुना तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे अपने कुछ मामला शेयर करूँ। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर अपनी आवाज़ में इन मामला को लोगों तक पहुँचाएंगी। वो कहती हैं कि इस टाइम की बात है जब कराची में नया नया बहरिया टाउन लॉन्च हुआ था। कराची वालों के पास आउटिंग के लिए एक अच्छा पॉइंट था। हम भी अक्सर ऐसा होता कि लॉन्ग ड्राइव के लिए बहरिया टाउन चला जाते। रेस्टोरेंट्स, पार्क सभी यहाँ था, इसलिए बच्चे भी खूब इंजॉय करते। मेरे 3 बच्चे हैं और ये वाक़या मेरे सबसे छोटे बेटे जो उस वक्त 8 साल का था के साथ पेश आया। एक दिन मौसम काफ़ी अच्छा था और फिर हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई और बारिश में हमारा घर में रहना नामुमकिन सी बात हुआ करती थी। मेरे हस्बैंड ने बच्चों को तैयार करने का कहा और हम बहरिया टाउन आ गए। बच्चे पार्क्स में स्विंग को खूब इंजॉय कर रहे थे। खाना वगैरह खाया। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज़ हो गई तो हम बहरिया के अंदर की लॉन्ग रोड पर ड्राइविंग करते हुए बारिश को खूब इंजॉय कर रहे थे। ये उस जगह की बात है जहाँ अब जामे मस्जिद है। उस वक्त ये मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन थी और ये जगह काफ़ी सुनसान थी। बारिश तेज़ थी तो मैंने और बच्चों ने अपने हस्बैंड से गाड़ी रोकने को कहा ताकि हम बारिश में नहा सकें। कराची में बारिश काफ़ी कम हुआ करती है और हम गर्मी के मारे हुए बारिश में कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। हम खूब नहाए, खूब इंजॉय किया और रात गए वापस आए। दिन भर के थके हुए थे, इसलिए आते के साथ ही बच्चे सो गए। मेरा जो छोटा बेटा है उसको परिंदों का बेहद शौक है। हमारे घर में सफ़ेद कबूतर के जोड़े, तोते, डाव्स, बहुत खूबसूरत खूबसूरत और भी परिंदे मौजूद थे। ये सब लॉन्ग केजेस में हमारे बड़े वाले टेरेस में प्लांट्स के साथ रखे हुए थे। इस टेरेस का व्यू बहुत खूबसूरत होता था, एक तो प्लांट्स की वजह से और दूसरा फिर इन खूबसूरत बर्ड्स की वजह से। रात बिल्कुल ठीक गुजरी। सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया और बोले आओ मेरे साथ टेरेस में। मैं समझी केजेस में अंडों में से कोई ना कोई बर्ड्स का बेबी निकला होगा, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया है। मैं टेरेस में आई तो मैं हैरान रह गई। हमारे पास 2 ब्लैक डव के सेट थे। ये डव छोटी नस्ल के थे। उनमें से 3 डव केज में नहीं थे। सिर्फ एक डव केज में सहमा हुआ बैठा था। मेरे हस्बैंड बोले ज़रा करीब जाकर केज को चेक करो। मैं करीब गई तो केज में एक डव के जिस्म का आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा गायब था। अच्छा, ना कोई ऐसे आसार थे कि किसी बड़े परिंदे यानी चील कौवे ने कोई हमला किया हो। केज अपनी जगह पर जूं का त्यों पड़ा था। पानी, दाना सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद था। कोई खून का धब्बा नहीं था। मतलब अगर कोई हमला करता तो एक तो केज का दरवाज़ा बंद था और ऐसा बंद था कि सिर्फ बाहर से कुंडी की तरह ही खुलता था। यानी कोई बड़ा परिंदा आए, कुंडी खोले, आराम से परिंदों को खाए, दरवाज़ा बंद करे और उड़ जाए। ये कैसे मुमकिन था? टेरेस पूरी की पूरी ग्रिल से कवर थी। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। ये क्या? वो बोली मैं खुद हैरान हूँ। सारे परिंदे सहमे हुए थे। जब आप जानवर या परिंदे अपने घर रखते हैं तो उनकी खुशी, उनका उदास होना, आप इन सब मूड से वाकिफ होते हैं। उस वक्त परिंदे सहमे हुए थे। इतने में मेरे बच्चे भी आ गए। सभी डर गए कि ये क्या हुआ। अच्छा, जिस डव का आधा हिस्सा केज में था, इसको ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी ने चीर फाड़ की हुई हो। कोई पर या खून का कोई भी ड्रॉप वहाँ नहीं था। बाद में किसी ने कहा कि हो सकता है कोई चूहा, क्योंकि कराची में बहुत बड़े बड़े भी चूहे होते हैं, वो आया हो और वो ये कार्रवाई करके गया हो। लेकिन मेरे घर में चूहे तो क्या, कॉकरोचेस भी नहीं होते। फिर भी हमने टेरेस की ड्रेनेज को अच्छी तरह से चेक किया। सबके ऊपर जाली फिट थी। मतलब कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे कोई अंदाज़ा लग सकता कि हुआ क्या था। लेकिन ये ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हम आज भी सोचते हैं तो समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। यानी 4 में से 2 डब्स गायब थीं और एक का जिस्म केज के अंदर आधा पड़ा हुआ था। अब इस वाक़ये के बाद में होने ये लगा कि मेरा बेटा नींद में डरना शुरू हुआ। यानी सोने के 1 घंटे बाद ही नींद की हालत में बेचैन हो जाता। शुरू में मैं समझी कि वॉशरूम जाना है और वो कह नहीं पा रहा। हालाँकि वो इतना बड़ा था कि आराम से कह दिया करता था। मैं इसे वॉशरूम ले जाती। वो कमोड पर थोड़ी देर बैठता मगर उसे जैसे डर लग रहा हो। कुछ देर वो रोता रहता। मैं उसका मुँह धुलाती और फिर बेड पर ले आती। लेकिन ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एग्रीवेट होना शुरू हो गई। शुरू में तो सिर्फ वो बेचैन रहता, मगर अब नींद से उठकर आधा आधा घंटा रोता। आंखें बंद होती थीं, मगर वो अपने हाथों से किसी चीज़ को आगे से हटाता, लाते मारता। मैं समझ नहीं पाती थी इसकी कैफियत को। कभी मैं और कभी मेरे हस्बैंड उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सो जाता। अब ये सब कुछ हमारी रूटीन का हिस्सा बन गया। रोज़ ही ऐसा होता। लेकिन अभी हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसको किसी और चीज़ से मंसूब करते या ये सोचते कि ये कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, इन्हीं दिनों हमारे बच्चों की विंटर वेकेशंस हुई तो मैं बच्चों को लेकर इस्लामाबाद अपने पेरेंट्स के पास आ गई।
वहाँ पर भी ये सब कुछ कंटिन्यूटी में होता रहा। इस ट्रिप में एक दिन हमारा प्रोग्राम मार्गला हिल से ऊपर जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं उसमें एक रेस्टोरेंट है हाईलैंड रिजॉर्ट के नाम से, जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो अच्छे से जानते होंगे। मोनाल तक तो फिर भी लोगों का काफ़ी रश होता है, मगर हाईलैंड मोनाल से काफ़ी ऊपर है और वहाँ रश कम ही होता है। मेरी सिस भी यूके से आई हुई थी, सोचा एक दिन वहाँ जाकर बच्चों के साथ गुजारे ताकि बच्चे खूब इंजॉय कर सकें। हमने वो पूरा दिन वहाँ स्पेंड किया। अच्छा, इस जगह पर क्योंकि ये हाईलैंड्स पर है तो काफ़ी दरख्त हैं। जैसे बहरिया उस वक्त काफ़ी सुनसान था, वैसे ही हाईलैंड भी बिल्कुल खुला डुला और सुनसान एरिया था। लेकिन बच्चों ने आउटडोर को बहुत इंजॉय किया। मेरे बेटे की हालत को लेकर मुझे उस वक्त तक ऐसा कोई खतरा नहीं था कि मैं उसे बाहर खेलने से मना करती। मतलब मेरी जहन की किसी कोशिश में भी नहीं था कि ये कोई ख़तरनाक बात हो सकती है। मैं तो सिर्फ उसे जैसे बच्चे अक्सर सोते में डरते हैं यही ख्याल कर रही थी। खैर, वहाँ से वापस आते आते मगरिब की अजानें ऑलमोस्ट हो चुकी थी और इशा का वक्त करीब था। तब हम उस जगह से निकले। बच्चे बहुत थके हुए थे, इनफैक्ट बड़े भी। हम सब बहुत थक गए थे क्योंकि रास्ता इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाला और उतनी ही ऊंचाई से नीचे आने वाला था, यानी थका देने वाला रास्ता। हम आते के साथ ही जल्द सो गए। बेटे को मैं अपने साथ ही सुलाती थी। अचानक वो फिर से बेचैन होना शुरू हुआ और उठकर बैठ गया। मैं खुद भी नींद में बेहाल थी। एज यूजुअल मैं उसे वॉशरूम लेकर गई, उसके मुंह पर पानी डाला, मगर कुछ अजीब हरकतें वो करने लगा। वो जोर जोर से दोनों हाथों से अपने सर पर मार रहा था। मैंने कहा, दर्द हो रहा है मेरे बेटे को? तो वो कुछ अजीब जुबान में बोलने लगा। मैंने 2-3 दफ़ा उसे हिलाया कि आंखें खोलो, मगर वो आंखें जोर से बंद किए हुए था और सर पर मारता जा रहा था। पता नहीं वो क्या बोल रहा था। अब पहली दफ़ा मुझे डर सा लगा। मैंने उसे बेड पर लिटाया, मगर वो डर डर कर उठ जाता और एक तरफ इशारा कर कर कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कहता, मगर कमरे में कुछ भी नहीं था। जिस तरफ वो इशारा करता वो एक दरवाज़ा था। मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम किए और बार बार ज़ोर ज़ोर से दम करती रही। फिर वो रोते रोते ही सो गया। लेकिन ये पहली रात थी जब मुझे उसकी हालत देखकर डर लगा। 2 दिन बाद मेरी वापसी थी। किसी से मैंने कुछ जिक्र नहीं किया। वापस आने के बाद रात के टाइम उसकी हालत बिगड़ती जाती थी। मुझे खौफ आने लगा। अब ऐसा होता कि रात सोते में ये ज़रा सा भी हिलता तो मैं और मेरे शौहर डर जाते। वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से मारता और मैं अब ये करती कि रात सोने से पहले इसको ज़ोर ज़ोर से कहती कि मेरे साथ आयतुल कुर्सी को रिपीट करो। चारों कुल पढ़वाती, इसकी अपने ऊपर फूंकती और फिर सुलवाती। मगर उसकी हालत ऐसी ही रही। मैंने इसको तावीज़ पहनाया, मगर आप यकीन करें मैं जैसे उसको तावीज़ पहनाती वो उतार के एक तरफ फेंक देता। मैंने सेफ्टी पिन के थ्रू उस तावीज़ को शर्ट के अंदर पिन कर दिया ताकि उसको वो नज़र ना आ सके। तो वो कमरे में जाकर शर्ट चेंज कर कर आ जाता कि ये शर्ट मुझे नहीं पहननी, और मैं हैरान होती कि वो इस तावीज़ को क्यों नहीं पहनना चाहता। इससे पहले मैं कोई ना कोई छोटा मोटा तावीज़ पहनाती थी, आज तक उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब मैं नोटिस कर रही थी कि वो तावीज़ से चांद छुड़ाना चाहता था। अच्छा, दिन के वक्त वो बिल्कुल ठीक रहता, ये कंडीशन रात के वक्त ही ख़राब होती। इसी दौरान टीवी पर किसी मॉर्निंग शो में एक एस्ट्रोजैम, मैं अब उनका नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं समझती, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी और हम बच्चे के सामने बात नहीं करना चाहते थे। हमने बच्चे को प्ले एरिया में छोड़ा। एक्चुअली उनका ऑफिस एक मॉल में था। उन्हें सारी कंडीशन हमने बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे की शर्ट मुझे दें, मैं किसी को दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। हमने वो शर्ट जो बच्चे ने पहनी थी उनको दी और मॉल से दूसरी शर्ट लेकर उसको पहना दी। इन दिनों हमारी कोशिश होती है कि हम उसे मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री रखें, पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन न डालें। हालांकि वो खुद कराची के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, जो कि पहले ही वर्कलोड बच्चों पर ज़्यादा नहीं डालते। गेम्स ही गेम्स में उनकी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे गेम्स में इन्वॉल्व रखते। नादिया अली आयतुल कुर्सी हर वक्त में इसे रिपीट करवाती कि मे भी हो सकता है कि कहीं कोई स्ट्रेस ले रहा हो। 4-5 दिनों बाद एस्ट्रोजैम का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जिन साहब को मैंने आपके बच्चे की शर्ट दिखाई है उनके मुताबिक बच्चे पर जिनके असरात हैं। ये कहीं वीरान जगह गया था जहाँ से ये मामलात उसके साथ आ चुके हैं। अब हमारी समझ में आया कि वो वीरान और सुनसान जगह कौन सी थी, ये मामलात कहाँ से हमारे साथ होना शुरू हुए और फिर इस्लामाबाद के उन हाईलैंड्स पर ये मामलात एग्रीवेट हो गए, क्योंकि वो जगह भी सुनसान और वीरान थी और दूसरा वो पहाड़ है, ऊंचाई थी। लेकिन इस बात में आप आगे का पहलू भी देखिए कि ये लोग किस तरह से बंदे को परेशान देखकर मुंह मांगी कीमत मांगते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप इलाज बताएं। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कोई लूह दी है आप लोगों को? मेरे हस्बैंड ने कहा, नहीं, आपने तो हमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन रात तक मुझसे लूह ले लें। ये छोटे से मेटल पे जो गोल्ड कलर का था उस पर एक लूह थी जो 2 से 2.5 इंच की थी। उनके मुताबिक जिस कमरे में बच्चा सोता है उसके सराहने लगाएं। खैर, फ़ौरन रात ही को मेरे हस्बैंड उनके पास पहुंच गए और उन्होंने एक अंगूठे की साइज़ की लूह मेरे हस्बैंड को दी, जिसके चार्जेस उस वक्त उन्होंने 2,80,000 रुपये लिए, जो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रकम थी। मगर हमें तो अपने बच्चे की जान अजीज थी। इस वक्त हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में या किसी और से कांटेक्ट करने का सोच भी नहीं सकते थे। एक तो इन साहब को टीवी पर हमने बहुत देखा था और उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था कि ये बात फिलहाल जब तक इलाज चल रहा है किसी और को मत बताएं, वरना वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हमारा वास्ता कभी ऐसी चीज़ों से पड़ा ही नहीं था, सो हमने ऐसा ही किया। मगर बैक ऑफ माइंड मेरे जहन में ये ज़रूर था कि ये एक इतनी सी लो, इतनी बड़ी रकम में। खैर, हमने बच्चे के सरहाने दीवार पर लगा दी। लेकिन उस रात से मेरे बच्चे की हालत और बिगड़ गई। जहाँ वो सिर्फ दोनों हाथों से अपने सर को मारता था, अब वो बेड से उठ उठ कर कमरे से बाहर लाउंज की तरफ भागता। लाउंज में सोफे के पास से भागते हुए ऐसे फलांगता जैसे भागते हुए कोई हर्डल को क्रॉस कर रहा हो। यानी मतलब साफ जाहिर था कि वो किसी चीज़ को देखता था और मुंह से वही अजीब सी बातें, अजीब सी लैंग्वेज में कुछ अजीब से अल्फाज। उसकी ऐसी हालत देखते तो हम फौरन आयतुल कुर्सी जोर जोर से पढ़ते और कुरान लाकर उसके मुंह के सामने कर देते। वो थोड़ी देर वहीं रोते रोते सो जाता। फिर मैं कुरान को उसके सर से लगाती, कुरान की हवा देती। वो जो कुछ भी था हमें या किसी और को नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ये मामला मेरे बेटे के साथ था। अच्छा, सुबह होती तो हम उससे पूछते कि बेटा रात को क्या हुआ था, आपने किसको देखा? तो उसे कुछ याद नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक दफ़ा वो बोला कि मुझे एक सर नजर आता है। मैंने उससे पूछा कि उसकी बॉडी, तो बोला नहीं, सिर्फ सर होता है। मैंने पूछा किस तरफ होता है? उसने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया कि यहाँ होता है। और यही वो जगह थी जहाँ वो इशारा कर करके रोता था और दोनों हाथों से सर को मारता था। इस लू को कमरे में लगाने से मुझे अपने बच्चे में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। उन एस्ट्रोजैम से जब हमने बात की, एक बात तो ये कि जब तक पैसे नहीं दिए थे वो फौरन कॉल रिसीव करते, रिप्लाई करते कि ये कर लें, ये मत करें, इस तरह से करें, वगैरह वगैरह। मगर पैसे लेने के बाद दो दो दिन गुजर जाते, वो कॉल अटेंड नहीं करते और जवाब ये होता कि मैं कहीं बिजी था, किसी टीवी शो में था या कोई प्रोग्राम चल रहा था, कोई क्लाइंट था किसी और के साथ बिजी। यानी बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए, आप दूसरे क्लाइंट्स और टीवी शोज करते रहें। आप यकीन करें, उसकी यह हालत देखकर मुझे नहीं लगता था कि वो ठीक होगा। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ ऐसी बेचारगी से देखते कि क्या करें। वो कहते हैं कि जब आप खुद में मजबूत हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक आप कमज़ोर होते हैं, आप इनकी गिरफ्त में रहते हैं। सबसे पहले तो मैंने नमाजों में रो रो कर अल्लाह से फरियाद की कि मुझे अपनी इस मखलूक के अगेंस्ट जो मेरे बेटे को तंग कर रही है मजबूत फरमा। और मेरे अल्लाह ने मेरी सुनी। मैंने सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल में मुख्तलिफ दुआओं का पानी तैयार किया, पूरे घर पर, बच्चे पर, शौहर पर और दोनों बेटियों पर छिड़का। सारा सारा दिन हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, बच्चे पर फूंकते रहते। अब मेरी अकल ने काम शुरू किया और मुझे लगा कि हमें ये कमरा चेंज करना चाहिए। अच्छा, जिस रात को हम कमरा चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, उसी रात मेरी बेटी की तबीयत फिर खराब हुई। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आई। मैंने जोर जोर से आयतुल कुर्सी का व्रत शुरू किया और बेटे पर फूंकती रही। मेरे अंदर उस टाइम एक जुनून था। आयतुल कुर्सी और चारों कुल का व्रत तो मैं पहले भी किया करती थी, मगर उस दिन मेरे अंदर का जुनून ऐसा था कि जैसे मैं उस मखलूक के मुकाबले में थी। मेरे दिल से उस मखलूक का खौफ निकल गया था। मैं उस चीज़ के मुकाबले पर आ गई थी। जितनी जोर से मेरा बेटा रोता, मैं उतनी ही जोर से दुआएं पढ़ती। मेरे शौहर कुरान की हवा देते रहे बेटे को और फिर वो लथार्जिक होकर एक तरफ को गिर पड़ा। हमने उस टाइम उसे वहां से उठाया, उस कमरे को बंद किया और बच्चों के रूम में आ गए। वहाँ दो सिंगल बेड थे जो मेरी बेटियों के थे। हमने इन्हें ज्वाइन किया और फिर वहीं सो गए। आप यकीन करें, हमारा दिमाग सोचने समझने की हालत से बिल्कुल कासिर था। हमारी आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से सूजी हुई थी। हम अपने आप में नहीं थे। हमसे उस दौरान में जिंदगी के कुछ फैसले इतने गलत हुए कि हमने उनका खमियाजा सालों उठाया। यानी हमारा दिमाग काम ही नहीं करता था। हम सोचते कुछ थे, होता कुछ था, करते कुछ थे और रिजल्ट कुछ मिलता था। इसी दौरान मेरे सारे पौधे जो टेरेस में थे, आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता सूखते चले गए। मैं बहुत हैरान थी कि पौधों का मैं उसी तरह से ख्याल रख रही थी जैसे पहले ख्याल रखा करती थी। मेरा पूरा टेरेस हरी भरी प्लांट से भरा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो सब सूखते जा रहे थे। यानी वो टेरेस उजाड़ का मंजर पेश कर रहा था। अच्छा, एक बात, इन सब के दौरान ही मेरा कज़न जो यूएस में होता है, पाकिस्तान आया हुआ था और रात खाने पर हमारे घर आया। क्योंकि इतने अरसे बाद मुलाकात हुई तो खाने के बाद हम बातों में लग गए। बच्चे क्योंकि सभी स्कूल जाने वाले थे तो बेटियां जाकर अपने रूम में सो गई और बेटा सोफे पर लेटे लेटे ही सो गया। उसकी तबीयत का मेरे कज़न को कुछ इल्म नहीं था और मैंने सोफे पर से उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा कि इसकी नींद खराब ना हो जाए। हम बातों में मसरूफ थे और इसकी तबीयत सोते में फिर बेचैन होना शुरू हो गई। और ये इन दिनों की बात है जबकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना शुरू हुई थी। मेरा बेटा जब बेचैन हुआ तो मेरा कज़न फ़ौरन बोला, इसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, इसके पीछे कोई है। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? तो कहने लगा कि अमेरिका में मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजर चुका हूँ और अब मैं फ़ौरन भाग चाहता हूँ। इसका ख्याल रखो, इसी सुनसान जगहों पर मत लेके जाओ। मेरे शौहर ने आंख के इशारे से मुझे मना किया कि इसे कुछ मत बताना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हो उससे मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। मैंने इससे कहा कि तुम बताओ मैं क्या करूँ। बोला, समंदर है तुम्हारे पास, तुम कराची में रहती हो, इसे 3 दिन मुसलसल समंदर के पानी से नहलाओ और समंदर का पानी घर लेकर आओ। इससे अपना पूरा घर धुलवाओ, पाक करो अपने घर को। ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि मुझे इसको सीव्यू लेके जाना है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बाद मेरे बेटे पर ये चीज़ें ऐसी एग्रीवेट होना शुरू हुई कि मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैंने समंदर लेके जाना है, इसे समंदर के पानी से नहलाना है। लेकिन जब मैंने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ही के हुक्म से मैं मजबूत हुई तो ये सब बातें मेरे जहन में घूमने लगी और अब मैं उसे 2-3 दिन में समंदर ले जाना चाहती थी। और देखिए कि हमारी गाड़ी इन्हीं दिनों ख़राब हो गई, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी और ख़राब। ये देखिए
کہ جب ہم پروگرام بناتے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ایسی ہوتی کہ ہم سی ویو نہیں جا پا رہے تھے۔ یہ سیٹرڈے کا دن تھا، رات بھر میں سوئی نہیں تھی، تو سوچا کاموں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کو میں سو جاؤں۔ کھانے سے فری ہوئی، اتنے میں نے سوچا کہ جا کے پرندوں کو چیک کر لوں، دانا پانی ہے کہ نہیں۔ میں باہر آئی اور سب کا دانا پانی چیک کیا، مطلب سب کے سب پرندے ایکٹیو تھے۔ کچھ ایسا نہیں تھا کہ مجھے لگے کہ یہ پرندہ ٹل ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ خیر میں آ کر بچوں کے روم میں ہی بیٹے کو ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ بیٹیاں باہر اپنے بابا کے ساتھ ٹی وی پر شو دیکھ رہی تھیں۔ آئی تو میں سونے کے لیے تھی، لیکن میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ رات کے سب معاملات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، میری آنکھیں بند تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا، میں نے اس مخلوق کو دل ہی دل میں زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اور آپ یقین کریں کہ میں اتنی انوالو تھی کہ جیسے وہ چیز میرے سامنے موجود ہو اور میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ تو میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، اگر تو نے میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑا تو تجھ پر قرآن کی مار ہوگی، تجھ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مار ہوگی۔ تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، اور ان پرندوں میں سے جس کی بھی جان لینی ہے لے جا، اور میرے بیٹے کا اور اس گھر کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں یہ الفاظ شدت کے ساتھ بار بار دہرا رہی تھی۔ میں اپنے اندر اس قدر جنون کی کیفیت میں تھی، شاید وہ چیز میرے سامنے ہوتی تو میں اس پر حملہ کر دیتی۔ میں اپنے آپ میں اس وقت نہیں تھی، یہ یوں کہہ لیجیے کہ میں بظاہر تو میں بستر پر لیٹی تھی، مگر روحانی طور پر میں اس مخلوق سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اسی دوران میری چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، ماما ماما اٹھیں۔ میں گھبرا کر اٹھی تو بولی کہ وہ ایک پیرٹ مر گیا۔ میں جھٹکے سے اٹھی اور باہر ٹیرس میں آئی، کیج کی طرف بڑھی جہاں میرے ہسبینڈ اور بچے پہلے سے موجود تھے۔ کیج میں ایک طرف میرا ایک طوطا مرا ہوا تھا۔ وہ خدا، میں ابھی بھی کانپ رہی ہوں یہ سب کچھ بتاتے ہوئے، اور میرے شوہر بولے یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھا، میں ابھی تو دیکھ کر گیا ہوں۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور میں آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے، مجھے لاؤنج میں لے کر آئے، مجھے گلوکوز پلایا۔ میری سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ اور بیٹیوں کو سب کچھ بتایا، کہا کہ اسے باہر لے جا کر کسی خالی جگہ میں دفنا دو، اس کو یہاں نہیں چھوڑنا۔ ماشاء اللہ آپ یقین کریں میرے بیٹے کی طبیعت اس دن کے بعد سے سنبھلنا شروع ہوئی۔ بہت عرصے بعد وہ پرسکون نیند سویا، لیکن اس کے بعد بھی ہم اس پر دعائیں پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، اور اس سے خود بھی باوا سے بلند دعائیں پڑھواتے۔ میرے رب نے ہم پر بہت کرم کیا۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں اور میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر ہم اسے 3 دن مسلسل سی ویو لے کر گئے، اسے سمندر کے پانی سے نہلایا، سمندر کا پانی ہم گھر لے کر آیا، ہم نے پورا گھر سمندر کے پانی سے دھلوایا اور اسے پاک کیا، لیکن ہم نے اس کے بعد پھر سارے پرندے آزاد کر دیے۔ مجھے کچھ ڈر سا بیٹھ گیا تھا، میرے سارے پلانٹس جل گئے، ہم نے سارے گملے اس ٹیرس میں سے ہٹوا دیے، سارے ٹیرس کو میں نے خالی کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کبھی پرندے نہیں رکھے، وہ لوگ جو ان ایسٹروجن نے دی تھی اتار کر ہم نے پانی میں بہا دی۔ بیچ میں ہم نے ان کو کافی دفعہ فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور پھر ایک دفعہ فون اٹھایا تو وہی تسلی بخش جملے کہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مطلب یہ کوئی عام بخار تو تھا نہیں کہ 2 پیناڈول سے ٹھیک ہو جاتا، اور آپ اتنے آرام سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ سے تو پوچھتے ان کی جان نکلی ہوئی تھی۔ مجھے پیسوں کا کوئی غم نہیں، صدقہ گیا میرے بیٹے کا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا۔ اور چلیں آپ پیسے دیتے ہیں تو توڑ تو کریں۔ ایک بات جو میں نے اس سارے کیس میں فیل کی، آپ خود کو اپنے آپ میں اسٹرانگ کر لیجیے، بجائے اس کے کہ کسی عامل بابا، فقیر، پیر یا پھر ان جیسے میڈیا کو یوز کرنے والے، بظاہر پڑھے لکھے بن کر لوگوں کو لوٹنے والے، ان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کر لیں، اس سے مدد مانگیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اب ہم راتوں کو گھر سے باہر نہیں جاتے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دن میں کام کو نپٹا کے گھر کو واپس آ جائیں۔ ہمارے بڑے ہمیں ویرانوں میں، سنسان جگہوں پر اور خالی عمارتوں میں جانے سے منع کرتے ہیں، تو کوئی تو بات ہے نا۔ اور جہاں دیکھیں ہم اپنے بڑوں کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں یا پھر ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایسی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ پیش آیا جو اپنے بچوں کو لے کر آؤٹنگ کی مد میں ویران جگہوں پر گئیں، اور وہیں سے ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملات شروع ہو گئے۔ آخر میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ، اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک اور شیئر کر دیجیے، اور کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ معاملات ہوئے ہوں تو کائنڈلی ہم سے شیئر کریں، ہم انہیں ضرور نریٹ کریں گے۔ تھینک یو۔